Hello students, today we shall start chapter 3 Defeat of Seleucus in Gauravshali Bharat book. Seeking to be a world champion, Sikandar, who has the desire to become the world champion, his kingdom was fragmented. On his living territory, Babylon also got the right to Seleucus, a major military officer. In cruelty and atrocity, it was not less than Alexander. As king, he used to see the dream of India victory day and night. That which Alexander could not do, he would do it. That was what he used to think. He always used to hold the title of Nakoder, victorious. He was waiting for a good opportunity. इसका मतलब विश्व विजेता बनने की इच्छा रखने वाला सिकंदर जीत के लिए तरसता हुआ ही इस दुनिया से चला गया। उसका राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके जीते हुए प्रदेश बेबीलोन पर भी उसके एक प्रमुख सेनाधिकारी सेल्यूकस का अधिकार हो गया। क्रूरता और अत्याचार में सिकंदर से कम नहीं था। राजा बनते ही वो दिन रात भारत विजय के सपने देखा करता था। जो सिकंदर न कर सका वो मैं करके दिखाऊंगा, बस वो यही सोचता रहता था। निकोतर मतलब क्या होता है? जीतना, विजय। विजय की उपाधि प्राप्त करने के लिए वो हमेशा ही तरसता रहता था। वो अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद है द इंडियन स्टेट was still under the control of Seleucus from Sindhu river to Hindu Kush mountains. After 7-8 years of Alexander's death, he again attacked the Indian border. सिंधु नदी से हिंदू कुश पर्वत तक का भारतीय प्रदेश अभी भी सेल्यूकस के अधिकार में था। उसने सिकंदर के मरने के 7-8 साल के बाद भारत की सीमा पर फिर से हमला कर दिया। Here, the situation of the Panchanand, यानी कि पंजाब state had changed. Stunning Acharya Chanakya and Chandragupta were not sitting in peace. They knew that the crisis is not over. They knew that the house split only encouraged the enemy. The organization has invincible power. They wanted to see a well-organized, powerful empire in India. इधर पंजाब प्रदेश की हालत ही बदल गई थी। तेजस्वी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त शांत नहीं बैठे थे। उन्हें जानकारी थी कि मुसीबत टली नहीं है। उन्हें पता था कि घर की फूट ही दुश्मन को बढ़ावा देती है। एकजुट रहने में ही शक्ति होती है। वो तो भारत में सुसंगठित शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा होते देखना चाहते थे। इसके लिए मगध के सिंहासन पर एक शक्तिशाली राजा का बैठना ज़रूरी था। आचार्य चाणक्य इसी उधेड़बुन में लगे थे। सिकंदर के आक्रमण ने पंजाब के सभी राजाओं को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि एक साथ इकट्ठे हुए बिना काम नहीं चलेगा। चाणक्य की सूझबूझ और चंद्रगुप्त की तेजस्विता का वे सभी लोहा मान चुके थे। चंद्रगुप्त में तो प्रबल शौर्य और दृढ़ नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। वो वीर थे, निस्वार्थ देश प्रेम उनमें झलकता था। इसलिए उनके छोटे छोटे राजागण बिना घोषणा के चंद्रगुप्त को अपना नेता मानने लगे थे। लेकिन सम्राट प्रवर्तक इसके लिए तैयार नहीं थे। उसका राज्य बड़ा था, वो पराक्रमी तथा शक्तिशाली भी था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। भारत का सम्राट बनने की उसकी बहुत पुरानी इच्छा थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। फिर भी वो सभी की आंखें मगध पर लगी रहती थीं। उसके बिना इकट्ठा भारत का निर्माण मुश्किल था। चंद्रगुप्त और चाणक्य इसी महान कार्य में जुट गए। पंचनंद प्रदेश के राजाओं को इकट्ठा करके मगध पर हमला करने का कार्य चंद्रगुप्त के सर था। प्रवर्तक इसमें बहुत बड़ी मुश्किल था। बिना लालच के कोई काम करना उसके लिए आसान नहीं था। इसलिए कांटे से कांटा निकालने की नीति ही काम में लाई गई। राजा पुरु को भारत सम्राट बनाने का लालच देकर उसी के नेतृत्व में कूच करने की योजना बनाई गई। The reality was that Acharya Chanakya had already fixed Chandragupt's name in the mind for the post of emperor. Destruction of Nanda dynasty was necessary for the creation of a powerful India. Acharya Chanakya once again turned to Magad for this purpose. People were fed up with Nand. By reaching Kusumpur, he first joined the commander there. वास्तविकता ये थी कि आचार्य चाणक्य ने सम्राट पद के लिए चंद्रगुप्त का नाम मन में पहले से ही सोच लिया था। शक्तिशाली भारत को बनाने के लिए नंदवंश का विनाश ज़रूरी था। इसी उद्देश्य को लेकर आचार्य चाणक्य एक बार फिर से मगध की तरफ चल पड़े। लोग नंद से तंग आ चुके थे। कुसुमपुर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले वहां के सेनापति को अपनी तरफ मिला लिया। मंत्री शक्टार पहले से ही जला भुना बैठा था। धीरे धीरे विद्रोह की सारी तैयारियां शुरू कर ली गईं। सिर्फ और सिर्फ इशारा मिलने का इंतज़ार था। महापद्मानंद अपने राजकुमार के राज्याभिषेक के लिए तैयारी में लगे थे। इसलिए वो दिन ठीक समझा गया। There were forces of many states in Western India. The army of Magad also revolted. The public also gave full support. जो
तारीख तय करी गई थी, उसी में उनका जो तारीख तय करके प्रवर्तक के नेतृत्व में मगध पर हमला करने का जो उन्होंने एक डेट बनाई थी वो तय कर ली गई थी। कहने भर को उसके नेता कौन थे? सम्राट पुरु थे, लेकिन असल में सेना किसकी थी, किसके हाथों में थी? चंद्रगुप्त के हाथों में थी। उसमें पश्चिम भारत के अनेक राज्यों की सेनाएं थीं। मगध की सेना ने भी विद्रोह कर दिया, जनता ने भी बहुत सपोर्ट किया। The detective of Chanakya had already mixed everyone on their own. The prime minister did not do anything for the monster. Raja Nand tried to escape. His head was cut in the middle. The palace of Nand was echoed by the slogan of Jai of Samrat Chandragupta. Then the prime minister came to know that it was Chanakya's diplomacy. Public was pleased to get Chandragupta as emperor. चाणक्य के गुप्तचरों को पहले से ही ये बात पता थी कि उन्हें उनकी पूरी की पूरी टीम को अपनी तरफ मिला लिया गया है। प्रधानमंत्री जो थे उनके राक्षस पुरु को कुछ भी पता नहीं चल पाया था। राज्य नंद ने जान बचाकर भागने की बहुत कोशिश करी, पर बीच में ही उनका सर काट डाला गया। नंद का महल सम्राट चंद्रगुप्त की जय के नारों से गूंज गया। तब प्रधानमंत्री को पता चला कि वो चाणक्य की कूटनीति थी कि प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? सम्राट पुरु को बनाया गया, लेकिन सेना किसके हाथ में दी गई? चंद्रगुप्त के हाथ में दी गई। जनता चंद्रगुप्त को अब पाकर बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। Raja Puru got shocked by listening a claim of Chandragupta. He got flabbergasted. He came here with a dream of becoming India, the emperor himself. Hearing the slogan of Jai Maharaj to Emperor Chandragupta, he was being disfigured. He felt that he was being covered from heaven. His selfishness flared up. He put the country on his side for him. He sent an ambassador to Seleucus and invited him to attack India. It was a tremendous treason. It could not be punished less than the execution. He thought that with the help of Seleucus, I could be the only India emperor. What did he know? That this time it was lying with great men like Chanakya and Chandragupta. The fight was between country devotion and country traitors. अब क्या था? राजा पुरु चंद्रगुप्त की इस जय जयकार को सुनकर हैरान हो गए। उनके पैरों की तरफ से धरती खिसकने लगी। वो तो खुद भारत सम्राट बनने का ख्वाब देख रहे थे। सम्राट चंद्रगुप्त की जय के नारे सुनकर वो मन ही मन जल भुन गए। उन्हें लगा कि उसे जैसे स्वर्ग से ढकेल दिया हो किसी ने। उसका जो ईगो था वो बहुत ज़्यादा भड़क गया। उसके लिए अपने देश को ही दांव पर लगा दिया। अपना एक दूत सेल्यूकस के पास भेजकर उसे भारत पर हमला करने का इन्विटेशन दे दिया। वो भयंकर देशद्रोह था। उसका दंड जो था, अब उसको उसकी सज़ा क्या मिलने वाली थी कि अगर उसकी जान भी ले ली जाए तो वो भी कम था। उसने सोचा कि सेल्यूकस की मदद से मैं ही भारत का सम्राट बनूंगा, क्योंकि आपस में लड़ाई हो जाएगी। जो वो थे सेल्यूकस थे, वो आके सम्राट चंद्रगुप्त को मार देंगे और भारत की गद्दी किसकी हो गई? भारत की गद्दी हो गई उनकी, सेल्यूकस की, वो राजा पुरु की। उसको क्या पता था कि इस बार उसका पाला चाणक्य चंद्रगुप्त जैसे महापुरुषों से पड़ा था। ये लड़ाई देशभक्ति और देशद्रोह के बीच की थी। प्रवर्तक वॉज ब्रेव बट सेल्फिश. His selfishness has made his country traitor. The country was to choose one of the patriot and traitors. Chanakya got information about the messenger sent to Seleucus. So, it is necessary to take the puddle soon. The survival of Puru in the interest of the country was now deadly. Before the arrival of Seleucus forces, he was released from this world. प्रवर्तक वीर तो था, साहसी भी था, लेकिन स्वार्थी था. उसके स्वार्थ ने उसे देशद्रोही बना दिया था. देश को देशभक्त और देशद्रोही के बीच में से अब किसी एक को चुनना था. चाणक्य को सेल्यूकस के पास भेजे गए दूत की जानकारी पहले से पता चल गई थी, इसलिए जल्द ही उसने कोई फैसला करने का सोचा. देश के हित में पुरु का जीवित रहना अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था. सेल्यूकस की सेनाओं ने आने से पहले ही उसको इस संसार से भगा दिया गया. प्रवर्तक had got the reward of sedition. Seleucus had yet to suffer the consequence. The message of the Pravartak messenger did not fit the Seleucus. He was watching the dream of India victory since then. He felt the victory now is certain. In no time, Seleucus' army traveled towards India. This is famous as the second invasion of Greece. Seleucus sent a messenger to Prime Minister Raka for help. He went and met him. The monsters could not cheat with the country. They were certainly sad devotees. Those who had eaten salt wanted to give them their last moment, but Chanakya was his friend and classmate. Chanakya's statement was, "You have eaten the salt of country. The society has made you so great. Therefore, your devotion should be for a person but for the country." This thing got settled in their understanding. He handed over his services to Emperor Chandragupta. अब
प्रवर्तक का जो देशद्रोह था अब उसे उसके अपने देशद्रोह का फल मिल चुका था। सेल्यूकस को अभी उसका बाकी का अपना अंजाम भुगतना था। प्रवर्तक के दूत का संदेश पाकर सेल्यूकस फूला ना समाया। वो तो जाने कब से भारत पर विजय के ख्वाब देख रहा था। उसे लगा कि अब वो ज़रूर जीत जाएगा। देखते देखते सेल्यूकस की सेना ने भारत की तरफ हमला कर दिया। यही यूनान ने द्वितीय आक्रमण के नाम से, यूनान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से फेमस है। प्रधानमंत्री राक्षस को अपनी तरफ मिलाने के लिए सेल्यूकस ने एक विशेष दूत भेज दिया। दूत वो होते हैं मैसेंजर, जो मैसेज एक दूसरे के पास लेके जाते हैं। वो जाकर उनसे मिला। राक्षस देश के साथ धोखा नहीं कर सकते थे। वो स्वामी भक्त ज़रूर थे। जिनका नमक खाया था उनका आखिरी सांस तक वो साथ देना चाहते थे। लेकिन चाणक्य उनके मित्र और सहपाठी थे। चाणक्य का कहना था, तुमने नमक देश का खाया है, तुम्हारा पालन पोषण देश ने किया है, समाज ने ही तुम्हें इतना महान बनाया है, इसलिए तुम्हारी भक्ति किसी व्यक्ति के लिए नहीं देश के लिए होनी चाहिए। ये बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने उनकी सेवाएं सम्राट चंद्रगुप्त को सौंप दी। Seleucus was shattered this time in pride. He believed that the path will get clear till Patliputra. The most emperor will welcome him on mark. His soldiers were jumping in happiness. They were looking at the dream of looting of gems, gold, and jewelry in India. Here, Chanakya's intelligence was continuously sending the information of each of his activities to him. In full of pride, Seleucus demanded to return the kingdom from Sindhu river to Panchan. Before the arrival of Seleucus, Chandragupta forces had reached the bank of the Indus river. Sikandar then crossed the Indus river and lost on the shores of Jhelum. Seleucus had to settle his fate by the side of the Indus river. Seleucus इस बार घमंड में चूर था। उसे विश्वास था कि पाटलिपुत्र तक सारा का सारा रास्ता साफ मिलेगा। राक्षस और सम्राट पूर्व रास्ते में उसका स्वागत करेंगे। उसके सैनिक जो थे इतना खुश थे, बहुत ज़्यादा। वो तो भारत में बहुत ज़्यादा धन, उनके गहने, सारा सब कुछ ही लूटने का सपना देख रहे थे। इधर चाणक्य के गुप्तचर उनको उनकी प्रत्येक गतिविधि की सूचना लगातार भेज रहे थे कि अब वो यहाँ आ गए, अब वो यहाँ आ गए, अब वो ये कर रहे हैं, अब वो ये कर रहे हैं, सारी सूचना भेज रहे थे। घमंड में चूर सेल्यूकस ने सिंधु नदी से पंचनन तक के प्रदेश को लौटा देने की मांग कर डाली। सेल्यूकस इतना ज़्यादा घमंड में था कि उसने ये कह दिया कि अब मैं तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का प्रदेश जो है वो वापस दे दूँगा। सेल्यूकस के आने से पहले ही चंद्रगुप्त की सेनाएँ सिंधु नदी के तट पर पहुँच गई। सिकंदर तो सिंधु नदी पार करके झेलम के तट पर हारा था। सेल्यूकस को सिंधु नदी के किनारे पर ही अपना भाग्य का निपटारा करना पड़ा। On seeing the huge army of Chandragupta on the other side of Sindhu, the conciseness of Greek soldiers came to haunt. Unconscious their hopes of moving forward to the torso, all was in vain. The lines of the Indian army started appearing on the wall of iron. This time he was not seeing in small states. The king of Takshila did not come forward to give him the route. The vast army of Magad empire was standing in front of him. The beads of independence were thirsty for the enemy's blood. सिंधु के दूसरे तट पर चंद्रगुप्त की विशाल सेना देखकर ही यूनानी सैनिकों के होश ठिकाने आ गए। बेरोक टोक आगे बढ़ने की उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। भारतीय सेना की लाइनें उससे लोहे की दीवार दिखने लगी। इस बार उसे छोटे छोटे राज्य के दर्शन नहीं हुए। तक्षशिला का राजा उसे मार्ग देने के लिए आगे नहीं आया। उसके सामने खड़ी थी मगध साम्राज्य की विशाल सेना। स्वाधीनता के मतवाले शत्रु के रक्त के प्यासे थे। सिकंदर की ही तरह सेल्यूकस ने भी रात के घने अंधेरे में सिंधु नदी पार करने की चाल चली। चंद्रगुप्त भी कोई कम निपुण सेना नायक नहीं थे। उन्होंने सेना का एक भाग उत्तर में, एक दक्षिण में भेजकर चुने हुए वीरों को नदी के उत्तर में झाड़ियों के पीछे छिपा दिया था। छिपे वीर धनुर्धारी थे। वे शब्द भेदी बाण मार सकते थे। मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही है वो आवाज़ को सुनकर उसके ऊपर तीर चला सकते थे। ये झाड़ियाँ नदी के बीच बने एक टापू में थी। थैंक यू।